होते हैं ये कोरे कागज की तरह होते हैं। क्या फरमाया कि वो जो छोटे बच्चे होते हैं, दीज आर दी ब्लैंक पेजेस, एंड वेन एवर यू राइट समथिंग ऑन दैट पर्टिकुलर पेज, जब आप उस पेज के ऊपर कुछ लिख देते हैं तो आप चाहे उसको कितनी बार मिटा लें, वो तहरीर उस पर बाकी रहती है। वो जो राइटिंग है उस पर उसका कुछ ना कुछ अक्स बाकी रहता है। बताया नहीं, मकसद ये कि कॉपिंग मैकेनिज्म, अगर छोटे बच्चे ने बड़ों को नशा करते हुए देखा है या अपने अतराफ में नशा करते हुए देखा है, तो कहीं ना कहीं वो छोटा बच्चा आगे जाके प्लान करता है, कॉलेज जाऊंगा ना तो फुला फुला नशा ट्राई करूंगा, 10th में जाऊंगा ना तो ज़ाहिर है बड़ा हो जाऊंगा, तो बड़ा हो जाऊंगा तो ये नशा ट्राई करूंगा, कॉलेज जाऊंगा ना 12th में तो 12th के टाइम पे ये नशा ट्राई करूंगा, ग्रेजुएशन में ये वाला नशा ट्राई करूंगा, बड़ा हो जाऊंगा ना गॉगल लगा के जाऊंगा, भाई बाइक लूंगा और ये नशा ट्राई करूंगा। ये चीजें कॉपिंग मैकेनिज्म कहीं ना कहीं उसके दिमाग में घर कर जाता है और इसी के साथ साथ वो नशे को अपनी लाइफ का हिस्सा मानने लग जाता है, या वो अभी ना कर रहा हो ना तो फ्यूचर में वो उसकी प्लानिंग का हिस्सा होता है। सेकेंड और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इज फैमिली इन्वायरमेंट। अब फैमिली इन्वायरमेंट से कोई ये नहीं समझे कि घर का कोई बड़ा नशा करता है इसलिए छोटा नशा कर रहा है। एक सिंपल सा सवाल और इसका जवाब आपने अपने आप को देना है। अगर यहाँ बैठे हुए वालिद हजरात इस पर बहुत ज्यादा तवज्जो दीजिएगा कि अगर आज आपका बच्चा ट्यूशन में, स्कूल में या कहीं कोई मिस्टेक कर दे, तो क्या आपने अपने बच्चे को इतना स्पेस दिया है कि आपका बच्चा आपसे आकर ये कहे कि अब्बा अब्बा आज मुझसे ये फुला फुला मिस्टेक हो गई, मुझे आप माफ कर दीजिए, मैं आगे से ऐसा नहीं करूंगा। वालिद साहब सोचते हैं कि मेरा काम क्या है, बैग दिला दिया, स्कूल की जो एक्सेसरीज दिला दी, स्टेशनरी दिला दी, क्या रिक्वायरमेंट है? अरे ट्राई टू टॉक टू योर चाइल्ड। आपका बच्चा आपसे बातें करना चाहता है, आपका बच्चा आपको ये बताना चाहता है कि आज उसको इंग्लिश में 60 मार्क्स मिला है, आज उसको मैथ्स में 90 मार्क्स मिला है, आज उसको हिंदी वाले सर ने वेरी गुड कहा है, आज उसको ज्योग्राफी के सब्जेक्ट में एक्सीलेंट कहा गया है, आज उसको जो है वो किसी पोएम सुनाने पर खुशी महसूस हुई है और उस खुशी में यानी पूरी क्लास वालों ने उसकी जो है वो शाबाशी कहा है, पूरी क्लास उसकी तारीफ कर रही थी, वो आज इस खुशी को आपसे शेयर करना चाहता है। वालिद साहब के पास टाइम ही नहीं है। दैट इज अ बिग प्रॉब्लम ऑफ कम्युनिकेशन गैप। अब क्या होता है पता है, अब वालिद साहब से अच्छी दोस्ती हो ही नहीं पा रही है बच्चे की, तो बच्चा क्या करता है, बच्चा तीसरे वाले टॉपिक पे जंप करता है, विच इज गैदरिंग। बेस्ट फ्रेंड तलाश करता है, बेस्ट फ्रेंड, पक्का दोस्त। वो पक्का दोस्त क्या करेगा, उसकी तमाम तकालीफें सुनेगा, उसकी तमाम प्रॉब्लम सुनेगा, उसकी तमाम खुशियां सुनेगा, उसके तमाम दुख सुनेगा और उसको मशवरे देगा। वो मशवरा जो वालिद ने देना था, अब वो मशवरा उसको उसका बेस्ट फ्रेंड देगा। अगर ये गैदरिंग अच्छी है तो अल्हम्दुलिल्लाह, वरना तो मैं आपको बता दूं कि 60% लोग प्यारे मुल्क हिंदुस्तान में बैड गैदरिंग की वजह से नशे में मुब्तला होते हैं। हमने ऐसे लोग देखे हैं कि अपने बाप की बुराइयां वो अपने दोस्त से कर रहे होते हैं, अपने वालिद को गालियां दे रहे होते हैं अपने दोस्त के साथ। दैट इज अ बिग प्रॉब्लम ऑफ गैदरिंग। दोस्त मना भी नहीं कर रहा होता, वो अपने बाप की कर रहा होता है, अपने वालिद साहब की कर रहे होते हैं, और यूं माहौल जो है वो खराब से खराब होता है। और दोनों चीजें समझ है, एक फैमिली इन्वायरमेंट में बच्चे से कम्युनिकेशन गैप नहीं होने देना है। बच्चे से कम्युनिकेशन गैप हुआ, बच्चा नशा छुप के करे, बच्चा अचानक से करे, ये वालिद को कभी नहीं पता चलता। और बाहर की गैदरिंग्स या बाहर वो क्या देखता है, कैसे रह रहा है, ये सारी चीजों का डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है उसकी मेंटल हेल्थ से, और बच्चे को फिर नशा करना ये अच्छा लगने लग जाता है। और एक बार कंप्लीटली वो इसका एडिक्टेड हुआ तो नो वन कैन स्टॉप हिम, कोई उसको फिर रोक नहीं सकता। और आखिर में एक बड़ा सीरियस टॉपिक, एक्सेसिबिलिटी। नशा बहुत आसानी से माशरे में मुहैया हो जाता है। आज से 15 साल 20 साल पहले शायद नशा एक बहुत यानी यूँ समझे कि इररिलेवेंट टॉपिक था, उसका कोई अता पता ही नहीं था कि नशा नाम का भी कुछ होता है, कुछ इस तरह का होता है, या बच्चों तक उसके कोई असर ना उतरते होंगे। लेकिन आज इतनी बड़ी प्रॉब्लम है कि अगर यहाँ छोटी उम्र के भी एक बच्चे से पूछ लिया जाए कि नशा कहाँ मिलता है, तो शायद वो दरवाजे तक छोड़ा है कि भाई यहाँ नशा मिलता है। नॉट इवन दिस, मैं उड़न शरीफ की बात नहीं कर रहा हूँ ऐसे, क्योंकि प्रोग्राम नंबर आई थिंक ये 200 से ज़्यादा प्रोग्राम इस तरह के हो चुके हैं ऑल ओवर इंडिया, और यहाँ के अलावा भी पिछले दिनों में जहाँ भी प्रोग्राम हुए, बल्कि मैं आपको बताऊँ झारखंड में जुग सलाई करके एक एरिया है, वहाँ मैं प्रोग्राम करा था। मैंने जोर से कहा कि मैं अगर किसी बच्चे से मुझे नशा कहाँ मिलता है, तो आगे ही बच्चा एक बैठा था, उसने कहा कि भाई भाई वो 2 गली पीछे मिलता है। मैंने कहा भैया इसको चुप करो, मसले हो जाएंगे। तो ये चीज़ें हैं। अच्छा, पूछा किससे, कुछ नहीं,
लेकिन ये प्रॉब्लम है सोसाइटी की। शायद हम मुस्कुरा के इसको इग्नोर तो कर रहे हैं, लेकिन इसके बाद वाली स्लाइड हमारी आंखें खोल देगी। नेक्स्ट स्लाइड, एक बड़ी अजीब सी स्लाइड है, शायद आपको लगे कि एक स्लाइड में क्या है, लेकिन इस स्लाइड में आपको एक यूनिक बात बताएंगे हम। नेक्स्ट स्लाइड। ड्रग्स का यू ऊपर जाके फांसी बन रहा है, तो ये ऐसा लग रहा होगा कि शायद ड्रग्स नशा करने वाला फांसी लगा लेता है। इससे बुरा कुछ होता है, उस बुरे को समझाना मकसद है। नशा करने के दो बड़े नुकसान, एक बॉडी पर, दूसरा उसके ब्रेन पर। बॉडी से शुरू करते हैं, डाउन साइड ऑफ द ड्रग्स। सबसे पहला ही ऊपर आप देख रहे होंगे जो यहाँ पर लिखा हुआ है एडिक्शन। एक वाक्य सुनाता हूँ, एडिक्शन क्लियर हो जाएगा। कल्याण मोरबाड़ में एक रिहैब सेंटर है अमान फाउंडेशन का, वहाँ जाने का इत्तेफाक हुआ था। तो वहाँ मोरबाड़ के जो रिहैब सेंटर है, उस रिहैब सेंटर में एक शख्स के पास जाना हुआ जिसके यहाँ से लेकर यहाँ तक पट्टियाँ बंधी हुई थी। तो मैंने केयरटेकर से पूछा इसको इस तरह से पट्टियाँ क्यों बंधी हुई है, तो उसने बताया कि इसको 2 वक्त यहाँ से नशा लेने की आदत थी। 2 वक्त वो यहाँ से नशा लेता था। अब चूंकि हम ट्रीटमेंट वाले पीरियड में थे तो हमने 1 वक्त का नशा इसको नहीं दिया, और हम धीरे धीरे इसका ट्रीटमेंट कर रहे थे, और हमने सोचा कि 1 डोज सीधा कम करने से शायद कुछ इफाका हो। तो वो नशा का जब उसको एडिक्शन हुआ, प्रॉब्लम हुआ, तो उसने ये शीशे को खुजाना शुरू कर दिया। खुजाता रहा। अब शिवरिंग होनी शुरू हुई, कांपना शुरू कर दिया। अब इचिंग भी हो रही थी, खुजली भी हो रही थी। अब उसने और जोर से खुजाया, इतना खुजाया कि उसने यहाँ का अपना गोश्त उधेड़ दिया। और जस्ट बिकॉज ऑफ द एडिक्शन उसने अपनी पूरी बॉडी को इस तरह से नोचना शुरू कर दिया। और बताते कि 4 आर्म से ऊपर कुछ नोचने लगा, तो जैसे तैसे उसको काबू करके उसके हाथ पर पट्टी की गई, और उसको फिर जो है वो किसी तरह से मेडिसिन देके नॉर्मल किया गया। एडिक्शन, सामने वाले को समझ में नहीं आ रहा कि वो नशा करने के लिए, नशे की डिमांड को, नशे की क्रेविंग को अपने जिस्म में पूरा करने के लिए वो क्या कर रहा है, और कैसे ये नशा उसकी बॉडी का हिस्सा बन चुका है। जिस तरह से उसको खाना की भूख लगती है, पानी की प्यास लगती है, वैसे उसको नशे की क्रेविंग लगती है, विच इज नोन बाय एडिक्शन। और इससे भी कई नशे के आदि अपने जिस्म को नुकसान पहुंचा रहे होते हैं। दूसरा और अनदर सीरियस टॉपिक विच इज मीन बाय ऑर्गन डैमेज। मैं बोल रहा हूँ तो जाहिर है मेरी आवाज़ जो है कुछ तो माइक की स्पीकर के जरिए आप तक पहुँच रही है, लेकिन आवाज़ निकल रही है गले के इस मकाम से जिसे कहते हैं वोकल कॉर्ड। जबान से हुरूफ बनते हैं, लेकिन आवाज़ जो है वो गले से निकलती है। अमूमन इसका अंदाज़ा होगा जब गला बैठ जाता है तो इंसान को अंदाज़ा होता है जबान में से सही सलामत होती है, लेकिन गला बैठ जाने की वजह से बंदा बोल नहीं पा रहा होता है। तो ये वोकल कॉर्ड, जब जिसको हैवी निकोटीन यानी भारी मात्रा में नशे की आदत होती है, जब वो नशा मुंह में रखकर उसे चूस रहा होता है, या नशा तेजी से निगलने की आदत होती है, ये नशा उसके हलक में जाके बैठ जाता है और धीरे धीरे उसके वोकल कॉर्ड में जमा होना शुरू होता है। एक वक्त आता है कि ऐसा शख्स एज ऑफ 30-32 में बोलने के लायक नहीं रहता। हैवी स्मोकिंग करने वाले या मुंह में नशा जमा करके रखने वाले के लिए ये अंजाम होता है, उसका वोकल कॉर्ड निकाल लिया जाता है। इसी तरह से हम जो खाना खाते हैं, ये खाना मुंह से पेट में जाने के लिए एक बीच में पाइप होता है जिसे हम अंग्रेजी में कहते हैं एसोफेगस या फूड पाइप। आसान लफ्जों में समझ ले गिजा की नाली, वो खाना जो हमने खाया वो पाइप के जरिए से हमारे पेट में चला जाएगा। ऐसे नंबर ऑफ केसेस हैं जिसमें वो इतना हैवी निकोटीन हो गया कि ये पूरा पाइप निकोटीन से भर गया, जिसकी वजह से खाना ना नीचे जा सकता है ना ऊपर आ सकता है। जस्ट बिकॉज ऑफ दैट उसका ये पूरा फूड पाइप निकाल लिया गया और अलग से प्लास्टिक का पाइप डालकर उसको खाना वहां से अलग अलग जराए से जो है वो पहुंचाया जाने लगा। इस तरह से नंबर ऑफ सिचुएशन आप भी सुनते होंगे, कभी लंग्स का डैमेज होना, कभी किसी और ऑर्गन का टूटना, कभी कुछ और कभी कुछ और। ऐसे नंबर ऑफ केसेस आपने भी सुने होंगे, मैंने भी सुने होंगे। मैं थोड़ा सा आगे की तरफ बढ़ता हूँ क्योंकि ये टॉपिक हमारा ज्यादा मेजर नहीं है, बस एहसास दिलाना इससे मकसद है। तीसरा और सबसे कॉमन सा टॉपिक जो हमने लॉकडाउन के बाद सोसाइटी में सबसे ज्यादा सुना वो था इम्यून सिस्टम। हमारे बॉडी में व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं, सफेद खून होता है। वो सफेद खून हमें बीमार होने से बचाता है विदाउट एनी मेडिसिन। जस्ट बिकॉज ऑफ व्हाइट ब्लड सेल्स हमारी बॉडी रिकवर करती है और हमें बीमार होने से बचा लेती है। ये हमारा इम्यून सिस्टम होता है। जो जितना ज्यादा नशा लेता है, जो जितना कसरत के साथ नशा करता है, उसकी बॉडी में उतना निकोटीन जमा होता है। जस्ट बिकॉज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ निकोटीन उसके बॉडी में व्हाइट ब्लड सेल्स का काउंट कम से कम होता चला जाता है। और ऐसा शख्स जब अपने इलाज के लिए जाता है तो पता चलता है एक बीमारी नहीं है, ऐसे शख्स को 5-6 बीमारियां एट अ टाइम एड्रेस हो रही होती हैं, विच इज मीन बाय
वीकेंड ऑफ इम्यून सिस्टम। नेक्स्ट स्लाइड। एक वाक्य सुनाता हूं और ये पूरी स्लाइड एक झटके में समझ में आ जाएगी। महाराष्ट्र में ही न्यूज़पेपर चलता है नवा काल। इसके पिछले ही 2024 के अप्रैल में एक आर्टिकल आया था। वो आर्टिकल सुना तो ये सारे टॉपिक क्लियर हो जाएंगे। वाक्य बहुत संजीदगी के साथ सुनिएगा, हो सकता है इससे बहुत अहम एहसास जनरेट हो। माँ बाप का एक लौता बच्चा था। माँ बाप का एक लौता बच्चा था और माँ बाप ने बड़ी मोहब्बत से पाला हुआ था। बच्चे के मैट्रिक्स के एग्जाम्स करीब करीब थे। माँ ने अचानक से बच्चे के बैग की तलाशी ली, तो बच्चे के बैग में माँ ने नशे की कुछ चीज़ें देखी। माँ बड़ी नाराज़ हुई। माँ ने डांटा, समझाया, चिल्लाया। तो बच्चा तो खैर फिर रोने लगा और काफ़ी जो है वो गिड़गिड़ियाँ करने लगा। माँ को मनाने लगा कि फादर जो है, मेरे वालिद जो है फादर, इनको मत बताइएगा, अब्बा को मत बताइएगा, फादर को मत बताइएगा, मैं ये अब नहीं करूँगा। माँ ने बहुत डांटा, नहीं मैं तो बता के रहूँगी। लेकिन बच्चे ने बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट की। माँ तो माँ है, माँ की ममता जाग उठी। माँ ने कहा ठीक है, इस बार माफ़ कर देते हैं, अगली बार से ना आपके बैग में सारी चीज़ें हो, ना आगे इस तरह का हो। आपने चीज़ें यानी सच्ची तौबा करनी छोड़ देना है। बच्चे ने पक्की नियत कर ली, ठीक है मैं आज के बाद से इस चीज़ को नहीं करूँगा। माँ ने भी जो है वो लेट गो किया। कुछ महीने और गुजरे और वक्त गुजरने के बाद माँ ने बच्चे की चाल ढाल में और चेंज देखा। अब माँ को बड़ी फिक्र से होने लगी। इस बार माँ ने उसके कमरे की भी तलाशी ली और बैग की भी तलाशी ली। तो इस बार माँ ने उसके पास से पहले से कई ज़्यादा नशे की चीज़ें जो है वो पाई। अब माँ को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया। माँ टेंशन में भी आई, बहुत ज़्यादा गुस्से में आई। बच्चे को बुलाया, खूब डांटा और माँ ने इस बार कह दिया कि मैं तुम्हारे बाप को इस चीज़ को बता के रहूँगी। बच्चा जिद करने लगा कि नहीं बताना है। माँ का हाथ पकड़ लिया कि नहीं बताओ नहीं बताओ। माँ ने कहा नहीं, बता के रखना है, बता के रहना है, इस बार माफ़ी नहीं। कहीं चलता रहा, तू में चलती रही। माँ ने कहा बताऊंगा, माँ ने कहा बताऊंगी, बच्चे ने कहा नहीं बताओ, मैं माफ़ कर दो, नहीं करूँगा, वगैरह 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 वगैरह। माँ बिल्कुल जिद पे आ गई और माँ ने कहा तुम कुछ भी कर लो, मैं बता के रहूँगी। बच्चे को आया गुस्सा। करीब में एक मिट्टी का पॉट रखा हुआ था। बच्चे ने उसे उठाया और माँ के सर पे दे मारा। न्यूज़पेपर में लिखा हुआ था कि बदकिस्मती से हैवी ब्लीडिंग की वजह से, तेज खून निकलने की वजह से माँ का देहांत हो गया, बच्चा फरार हो गया और ये सारा मामला। ऐसे कई केसेस आप खुद जानते हैं जो हमारे यहाँ होते हैं। नशा करने वाले को कोई फर्क नहीं पड़ता, सगा है, अपना है, पक्का दोस्त है, बेस्ट फ्रेंड है, बचपन का दोस्त है, 20 साल पुरानी दोस्ती, ही नेवर एवर केयर अबाउट इट। ये जो मैंने वाकया सुना है ये तो असल में बिहेवियर इम्पेयरमेंट है। उसके बिहेवियर में ऐसा चेंज आता है कि उसको बस नशा चाहिए, उसको नहीं फर्क पड़ता कि ये मेरा कौन है, अपना है, सगा है, इसके बगैर मेरा टाइम नहीं चलता था, ये तो एकदम पक्का यार दोस्त है, मेरा भाई है, मेरा वालिद है, मेरी माँ है। ऐसे कई केसेस आपने चोरी के भी सुनोगे, डाके के भी सुनोगे, सब चल ही रहा है। ऐसे बहुत सारी चीजें उसके दिमाग में भी होता है। जैसे आपने सुना होगा मेमोरी लॉस होना, दिमाग में भूलने की बीमारी होना, जो किया उसको भूल जाता है, उसका कोई इम्पैक्ट उसकी बॉडी पे नहीं रहता, काम करके भूल जाते हैं कि क्या होगा। अनयूजुअल स्लीप, बहुत ज्यादा नींद आती है, बहुत ज्यादा परेशान रहता है, बिना मतलब का टेंशन ब्रेन में जनरेट हो रहा है। खैर नेक्स्ट स्लाइड। ये सब तो बताना असल में एहसास जनरेट करने के लिए था। असल में हमने आपको जो जमा किया है ना, वो जमा किया है स्लाइड के लिए। मकसद इस बीमारी को बताना या इस परेशानी को आपसे डिस्कस करना नहीं है, इससे कई ज्यादा तो आप खुद जानते हैं। हमने आपको बुलाया है इसके सॉल्यूशन के लिए। अगर आज या कभी भी आपको कोई शख्स आकर कहे कि मैं नशा छोड़ना चाहता हूं, आप मुझे गाइड करो, मेरे को नशा छोड़ना है, मेरे को अच्छी साफ सुथरी जिंदगी गुजारना है, मैं नशा छोड़ना चाहता हूं, आप मेरे को गाइड करो, तो ये कुछ बातें हैं अगर आप उनके साथ शेयर करते हो, हम कुछ लोग अगर इस बात को समझ लें और समझाने वाले बन जाए, तो आज इस मंच पे इस प्रोग्राम को करना इंशाल्लाह हमारे लिए कामयाब हो जाएगा। असल में प्रॉब्लम क्या हुई है पता है? जब यानी बहुत सिंपल सी चीज, आज मेरे सामने एक 13 साल 15 साल का कोई बच्चा नशा करते हुए गुजरे, तो मैं और आप इसको बुरा भले जानते हो, लेकिन हिम्मत भी नहीं करते कि उसको समझा दे कि नहीं करो। क्यों? क्योंकि ये मुआशरे में नॉर्मल होता चला गया, और ये नॉर्मल हुआ कुछ बातों पर ध्यान ना देने की वजह से। आइए आज नियत भी करते हैं, आज समझने की कोशिश भी करते हैं कि इंशाल्लाह लोगों को नशे से मना करने की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह करीम। अब समझते हैं मना कैसे करेंगे। अगर कोई ऐसा शख्स आ जाता है जो माइनर लेवल पर नशे का जो आदी हो,
तो बहुत सिंपल है। हमारे यहाँ जो सिविल हॉस्पिटल होते हैं या हमारे यहाँ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल होते हैं, जैसे मेन मुंबई की बात करूं, क्योंकि मैं मेन मुंबई से बिलोंग करता हूँ, तो KEM हॉस्पिटल है, JJ हॉस्पिटल है, नायर हॉस्पिटल है, ये इस तरह के दिगर जो हॉस्पिटल है, इनमें ग्राउंड फ्लोर या फर्स्ट फ्लोर पर जो है इस तरह के नशा मुक्ति केंद्र यानी रिहैबिलिटेशन सेंटर्स मौजूद होते हैं, जहां पर ऐसे प्रोफेशनल्स मौजूद होते हैं। ये प्रोफेशनल क्या काम करते हैं? पॉइंट नंबर 2 करते हैं, इनकी काउंसलिंग करते हैं। काउंसलिंग का मतलब इनको पहले समझाते हैं कि बहुत अच्छा फैसला है, आप नशे से बच सकते हो, आपके लिए आफियत है, आप इस बला से बच सकते हो, आपकी खैर है, आपने बहुत अच्छा फैसला किया। उनको पहले मोटिवेट करते हैं, समझाते हैं कि बहुत बुरी चीज की तरफ थे आप, अब आपने बहुत अच्छा फैसला लिया है, आप बच सकते हो, आपके लिए आफियत है। उसको बहुत कई बार इस चीज को रिपीट करते हैं, उसको समझाते हैं कि बहुत अच्छा फैसला है, बहुत अच्छा फैसला है, तुम बच सकते हो, तुमने बहुत सही फैसला है, कोई ताखिर नहीं हुई, कोई लेट नहीं हुई। फिर उसको क्या कहते हैं? थेरेपी देते हैं। थेरेपी में सबसे पहले तो कुछ चीजें देते हैं, मेडिसिन होती हैं, मेडिसिन के बाद कुछ एक्सरसाइज होती हैं, कुछ मॉर्निंग वॉक के लिए देते हैं कि मॉर्निंग वॉक में क्या क्या करना है, मॉर्निंग वॉक में तेज वाली वॉक कब करना है, स्लो वाली वॉक कब करना है, फिर कुछ देर नंगे पैर चलना है, घास पर जो है वो नंगे पैर चलना है। ये पूरी एक थेरेपी होती है मेडिटेशन के साथ, ये काउंसलर जो है वो प्रोवाइड करते हैं, एक आसान चीज। तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज और सबसे ज्यादा मिसिंग जो है हमारी सोसाइटी में, जब कोई आगे ये कहता है कि मैं नशा छोड़ना चाहता हूं, तो फौरन कहता है भाई नशा तुम पॉसिबल ही नहीं, छोड़ ही नहीं सकते, है ही नहीं छोड़ सकते भाई, खाली खाली बात मत करो, नहीं अभी 2 दिन छोड़ेंगे, तीसरे दिन फिर शुरू कर देंगे। तो खुदारा ऐसी बातें नहीं करें। जब भी कोई आपको आके कहे कि मैं नशा छोड़ना चाहता हूँ, या आप देखें कोई शख्स किसी और को कह रहा है कि नशा छोड़ना चाहता हूँ, आप गाइड करो, तो फौरन ऐसे शख्स को यस बहुत अच्छा फैसला है आपका, यस यू कैन, जी हाँ तुम कर सकते हो, नशा छोड़ सकते हो। और बहुत अच्छी बात, मैंने एनालिसिस डेटा पढ़ा कि हर साल 40 से 50 हजार लोग नशा छोड़कर अच्छी जिंदगी गुजारने की तरफ आते हैं। हो सकता है नशा करने वालों का डेटा इससे ज्यादा है, लेकिन छोड़ने वालों का भी डेटा मौजूद है। ये पॉजिटिव बात है कि ऐसा नहीं कि एक बार कोई नशे में मुब्तला हो गया तो नशा छोड़ ही नहीं सकता, बिल्कुल पॉसिबल है। हिम्मत करने की जरूरत है और ऐसे शख्स का सपोर्ट बनने की जरूरत है, सपोर्टिंग नेटवर्क बने और ऐसे लोगों से उसको घेर दें जो उसको इस पर आमादा करे कि नशा नहीं करना है, उसको समझाएं, उसको काउंसलिंग करें, हर वक्त उसका साथ दें, उसको पॉजिटिव बातें बताएं। अब बात करते हैं लाइफस्टाइल चेंज की। तो लाइफस्टाइल चेंज बड़ा सिंपल सा है कि अपने खाने में फ्रूट्स को इजाजत दें। असल में आज सोसाइटी में ये नशे के अलावा भी बस एक बात बताता चलूं, आज फ्रूट्स का हाल ऐसा है, जुम्मा को खाएंगे, संडे को खाएंगे, बीच में कोई दिन आ गया तो खाएंगे, वरना फ्रूट तो कोसों दूर है हमारे डाइट से। तो इस चीज को समझने की जरूरत है कि फ्रूट्स के इस्तेमाल से भी नशे जो है वो छोड़े जा सकते हैं। तो पिछले दिनों एक काउंसलर से मुलाकात हुई तो उसने बताया कि जो हैवी नशा करता है, यानी सॉलिड फॉर्म में जो नशा करता है, तो ऐसे शख्स को पाइनएप्पल यानी अनानास, पपीता यानी जिसको पपाया भी कहते हैं, पपैया कहते हैं जो वगैरह, इस तरह के फ्रूट्स दिए जाते हैं जिनका टेस्ट थोड़ा सा यूनिक होता है। इस तरह के और भी फ्रूट्स हैं सॉलिड फॉर्म में नशा करने वाले को। जो लिक्विड में नशा करता है तो उसके लिए जो है वो सिट्रिक जूस, जैसे मौसम्बी का जूस, जो है वो संतरे का जूस या नींबू का शरबत, इस तरह की जो है चीजें दी जाती है जिसकी वजह से उसकी जो नशे की क्रेविंग धीरे धीरे कम होती चले जाए। इसी तरह से गैशियस फॉर्म में यानी सांस के जरिए, स्मोक के जरिए जो नशा करता है उसके लिए जो है वो कीवी है, जैक फ्रूट है, गुआवा है, इस तरह के दूसरे फ्रूट्स होते हैं जो रिकमेंड किए जाते हैं। यानी सिर्फ फ्रूट्स का प्रॉपर इस्तेमाल करने से बंदा नशे की इस बला से जो अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल आफियत पा सकता है। इसके अलावा भी अपने डे टू डे लाइफ में फ्रूट्स का इस्तेमाल आप भी करें और दूसरों को रिकमेंड भी करें कि उसको इस तरह से महरूम ना करें, फ्रूट्स को एक अच्छी जगह दें, तो ये लाइफस्टाइल चेंज हो सकता है। इसके अलावा सोने का टाइम टेबल, खाने का टाइम टेबल, इसके अलावा खाने की क्वांटिटी डिसाइड होना और भी बहुत सारी चीजें लाइफस्टाइल चेंजेस में वो जो प्रोफेशनलिस्ट है वो रिकमेंड करते हैं। एक बहुत कॉमन सी चीज जो आगे ट्रीटमेंट ऑप्शन में, जाहिर है मेडिकल साइंस तरक्की कर रहा है, अल्लाह पाक ने इंसान को ये सलाहियतें दी, इंसान तरक्की कर रहा है, मेडिकल साइंस तरक्की कर रहा है। एक ट्रीटमेंट ऑप्शन जो हर मेडिकल स्टोर पर अवेलेबल है वो बता देता हूँ। ऐसे नंबर ऑफ ट्रीटमेंट ऑप्शन अवेलेबल है। जैसे एक ट्रीटमेंट ऑप्शन है निकोटीन गम, एक तरीके का च्युइंगम आता है, ये जिनको ऐसा होता है कि दोपहर के खाने के बाद नशा करना है, रात के खाने के बाद नशा करना है, रात में सोने से पहले नशा करना है, जिनका ऐसा टाइम टेबल होता है इस वक्त नशा करना है, तो ऐसो के लिए वो च्युइंगम होता है। जब भी उनको क्रेविंग हो के नशा करना है तो वो च्युइंगम निकाल के उनको दे, या वो च्युइंगम मेडिकल स्टोर से हासिल करके वो खा लें। जब तक वो च्युइंगम को च्युइंग करेंगे तब वो नशे की क्रेविंग जो है वो इंशाल्लाह उन्हें खत्म होगी और एक साफ सुथरी जिंदगी गुजारने का जो है वो जहन मिलेगा। तो यूं भी जो है वो चीजों की पॉसिबिलिटीज हो सकती है।
इसके अलावा और भी बहुत सारे ट्रीटमेंट ऑप्शन जब आप इस तरह के प्रोफेशनल्स, हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स से मिलेंगे तो इंशाल्लाह वो भी रिकमेंड करते हैं। आखिर में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है पर्सनल कमिटमेंट। अपने आप से वादा करें, अपने आप से पक्का इरादा कर ले कि आज के बाद इस तरह की चीजों में नहीं जाना है तो नहीं जाना है। अपने जिसमें एक अंग्रेजी का कोड लिखा हुआ है, यू आर नॉट कंज्यूमिंग ड्रग्स बट ड्रग्स कंज्यूम्स यू। यानी समझाने वाले ने समझाने की कोशिश की है कि नशा करने वाला ये सोच रहा होता है कि मैं नशा खा रहा हूं, असल में नशा जो है उसकी जिंदगी के दिनों को खा रहा होता है। इसको समझाने वाले ने एक थेरेपी, एक यूनिसेफ की रिपोर्ट के जरिए से समझाया था कि जो शख्स कसरत से नशा करता है, हैवी डोज ऑफ निकोटीन लेता है, तो ऐसे शख्स के जिंदगी के 15 से 20 साल कम हो जाते हैं। यानी अगर वो 50 साल की उम्र पाता है और अगर वो कसरत से नशा करता है तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि वो 35 या 30 साल की उम्र में खत्म हो जाएगा। और आज भी अब डेथ रेशियो निकाल के देखें तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो ज़ुआफ़ा हजरात हैं, जो अहले उम्र है, जिनकी उम्र ज्यादा है, वो अभी भी बात सलामत है, लेकिन जो यंगस्टर्स हैं इनकी जो डेथ काउंट है वो बहुत ज्यादा है। रीजन इस तरह की चीजों का जो है वो सेवन करना, इस तरह की चीजों का इस्तेमाल करना। तो ये भी फिर पीछे जो डाउन साइड में चीजें गुजरी, ये यहाँ समझाने का यही मकसद था। आखिर में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो आप तक पहुंचानी थी, हमने आपको समझाया, आप दूसरों को समझाया। दावत इस्लामी इंडिया के यूट्यूब चैनल पर एक डॉक्यूमेंट्री, यानी जो भी मैंने बयान किया, हो सकता है कि तवज्जो बढ़ गई हो, इसी बयान की एक यूट्यूब वीडियो डॉक्यूमेंट्री मौजूद है। मैं आप तमाम को रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिए। ये वीडियो जो मैंने बयान किया वही है, लेकिन एक फील जनरेट करने के लिए इंशाल्लाह